फ्लूइड के अंदर सबसे पहली बात बेटा प्रेशर वेरिएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक पॉइंट पे प्रेशर P1 है, दूसरे पॉइंट पे प्रेशर P2 है। तो एक पहली चीज याद रखो, अगर दो पॉइंट्स हमारे सेम लेवल पे हैं तो उन पे प्रेशर सेम होता है, तो P2 इक्वल टू P3। दूसरा, डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ता है, तो P2 जो होगा वो P1 से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? ρgh। तो P2 इक्वल टू P1 प्लस ρgh, याद रखना है। अगर इस बीकर को ऊपर हम एक्सेलरेट कर देंगे तो इफेक्टिव ग्रेविटी जो होती है वो G प्लस ए हो जाती है। तो यहाँ पे ρgh की जगह G प्लस ए आ जाता है। इसे सूडो फोर्स से लिंक कर सकते हो कि mg तो लगता ही है नीचे, अब ऊपर जा रहे हो तो ma भी नीचे लगा, तो इफेक्टिव ग्रेविटी जो होगी mg प्लस ma, यानी कि m ऑफ g प्लस ए, इफेक्टिव ग्रेविटी G प्लस ए हो जाती है। तो अगर एक बीकर ऊपर एक्सेलरेट करे, इफेक्टिव ग्रेविटी विल बी G प्लस ए बच्चों, ठीक है। और ऐसे ही मेरे बच्चों अगर आप नीचे एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो उस केस में बेटा आपको ये बात की क्लैरिटी होनी चाहिए, इफ यू आर एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड तो यहाँ पे बेसिकली माइनस ए आ जाएगा, इफेक्टिव ग्रेविटी इज G माइनस ए, ये बात याद रखें। सेम लेवल पे प्रेशर सेम रहते हैं, अगर आप वर्टिकली ऊपर एक्सेलरेट करें, नीचे एक्सेलरेट करें तो प्रेशर के फॉर्मूले बदल जाते हैं, ठीक है। अब ये बड़ा एक फेमस केस है, ये ये क्वेश्चन है बेटा, इट इज अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है मेरे बंधु जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये क्वेश्चन है देख लो स्क्रीन के ऊपर कि यार अगर मैं किसी बीकर को हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करूं, है ना, सवाल एक ये भी बन सकता है। वर्टिकल वाले तो हमने देख लिए केसेस, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करोगे तो उस केस में बेटा जो फ्लूइड का सरफेस है वो थीटा एंगल पे आ जाएगा। इस थीटा की वैल्यू पूछ ली जाती है, ये याद रखना tan थीटा जो होता है ये a/g के बराबर होता है। इसके रीजंस हैं, बहुत लॉजिकल रीजंस हैं। देखो यार जब तुम हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करोगे तो फिर हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम नहीं रहेगा। तो अगर मान लो ये दो पॉइंट्स हमारे L लेंथ पे सेपरेटेड हैं, तो इस बार हमारा P2 पे प्रेशर ज्यादा होगा, तभी इधर ज्यादा होगा इधर कम होगा, तभी नेट फोर्स आगे जाएगी ना, तभी हमारा आगे एक्सेलरेट करेगा। तो आप लिखोगे P2 इज इक्वल टू P1 प्लस ρLA, वेयर A इज माई हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। अच्छा वर्टिकल वैसे ही चलेगी, P2 इज इक्वल टू P0, वो वैसे ही चलेगा प्लस ρgh, P2 इक्वल टू P0 प्लस ρgh, ठीक है। तो अब हो हमारा बस बेसिकली ये रहे यहाँ पे कि अगर आप ये हॉरिजॉन्टल वेरिएशन को इंक्लूड करें तो ये एंगल निकाला जा सकता है, ठीक है। तो मान लो यार कैसे निकालोगे इस एंगल को, मान लो यार ये जो पॉइंट है हमारा, ये मान लो हमारा यहाँ से H1 डेप्थ पे है, ये पॉइंट जो है ये हमारा H1 डेप्थ पे है, इसे बेटा मैं बोल देता हूँ P2 डैश। ये मान लो जो हमारा बेटा पॉइंट है, ये यहाँ पे प्रेशर हमारा P0 ही है ना, ये हमारा प्रेशर P0 ही है, ठीक है। इसे मैं H डैश बोल देता हूँ। तो P2 डैश किसके बराबर होगा जल्दी बताओ? P2 डैश जो होगा ये होगा हमारा P0 प्लस मेरे बच्चों ρgh प्लस ρgh, है ना, H डैश ले लेते हैं। अब साथ ही साथ मेरे बच्चों अगर यहाँ प्रेशर P0 है, यहाँ प्रेशर P2 डैश है, तो P2 डैश और P0 का आपस में रिलेशन भी लिख सकते हो। ये हॉरिजॉन्टली मान लो कुछ लेंथ होगी, इस लेंथ को L डैश ले लेते हैं, ये जो लेंथ है इसे हम L डैश ले लेते हैं। तो आप P2 डैश को लिख सकते हो, P2 डैश को लिख सकते हो P0 प्लस ρL डैश है ना, क्योंकि अब हॉरिजॉन्टली भी एक्सेलरेट कर रहे हैं तो ρL डैश है। अब यहाँ पे मेरे बंधु बस आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी थी, यहाँ पे आप P2 डैश को लिख दो P0 प्लस ρgh, तो P0 से P0 कट जाएगा, तो ये बेसिकली ρgh डैश इज इक्वल टू ρL डैश a। यहाँ से बस अब बेटा लाइफ चिल है, यहाँ से रो हमारा कट गया, तो ये कहाँ गया H डैश बाई L डैश, H डैश बाई L डैश, H डैश बाई L डैश जो है ये a/g के बराबर आ जाएगा, और H डैश बाई L डैश इज tan थीटा, तो ये हमारा a/g के बराबर आ जाएगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ऐसे सवाल आ जाते हैं, याद रखो। वैसे तो मैंने ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, रिजल्ट याद रखो, बहुत फायदा रहता है, ठीक है। तो ये और फ्लूइड्स भी हम जो कर रहे हैं मेरे टमाटरों, ये मतलब आपको वैसे इसकी वेटेज कम है, लेकिन सीधा कुछ आ जाए तो कर दो यार, बस बात वो सीधी सी है, डायरेक्ट कुछ आए तो करना चाहिए। बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर हमारा एक डिवाइस है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। तो आप क्या करते हो, आप एक बीकर में मरकरी लेते हो, ठीक है, और आपने एक ट्यूब बेसिकली मरकरी की ही एक आपने इसी ट्यूब को सीधा कर लो और आपने उसमें मरकरी डाल दिया, फिर आपने उसी ट्यूब को उल्टा कर दिया, वेट की वजह से मरकरी नीचे आ गया, यहाँ पे बेसिकली वैक्यूम आ गया। मरकरी बेसिकली क्या होता है कि अंदर कोई एयर नहीं बची, है ना, तो वहां पे हमारा वैक्यूम आ गया। अब आपसे पूछा गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू निकाल लो, तो कैसे निकालोगे मेरे बच्चों? देखो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0, यहाँ प्रेशर कितना है वेनेसर? P0, ठीक है। अच्छा यहाँ P0 है, ये पॉइंट हमारा सेम लेवल पे है, तो इस पॉइंट पे प्रेशर भी कितना होगा? P0 होगा। यहाँ हमारा वैक्यूम है, यहाँ 0 है, तो P0 को जब तुम लिखोगे तो कैसे लिखोगे? P0 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 यहाँ वैक्यूम है, प्लस ρgh। अब रो किसका लेना है? मरकरी का,
रो लेना है मरकरी का, और हाइट निकल के आती है 76 सेंटीमीटर, तभी हम उसे बोलते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। तो बैरोमीटर में ये हाइट 76 सेंटीमीटर आती है। तो अगर आप एच को ले लो 0.76, एसआई में ले लो, डेंसिटी ऑफ मरकरी होती है 13.6 × 10⁻³ सॉल्व करना, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 10⁵ पास्कल आ जाती है। अब इसमें एक और केस बड़ा फेमस है, अगर आपको पूछूं कि अगर ये वाटर बैरोमीटर होता तो हाइट कितनी होती, तो सोच के देखो यार, पी नॉट की वैल्यू 10⁵ है, वाटर के केस में होता है ये 10, सेम सारा सेटअप मान लो पानी है, ये होता 10⁵, जी भी हमारा 10 है, ये 10⁵ है, तो हाइट आती 10 मीटर। तो अगर वाटर का बैरोमीटर बनता तो 10 मीटर की पाइप लेनी पड़ती, इतनी लंबी पाइप बेटा, 10 मीटर बहुत, मतलब 2-3 मंजिल होगी एक बिल्डिंग की, है ना। एक बिल्डिंग की एक फ्लोर की हाइट 2.5-3 मीटर होती है, तो ये मान के चलो आपका 10 मीटर, बहुत लंबा लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करना पड़ता, मुश्किल होता। इसलिए हमने मरकरी लिया कि डेंसिटी ज्यादा हो, एच कम हो। और मैनोमीटर बेटा हमारा बेसिकली एक वो डिवाइस है जो गैस के प्रेशर को मेजर करता है, ये गैस के प्रेशर को बेसिकली आपका, है ना, गैस के प्रेशर को मेजर करता है। तो अगेन आप क्या करते हो, आप एक ट्यूब लेते हो, इस ट्यूब का ये एंड जो है ये ओपन होता है, ये एंड हमारा एटमॉस्फेरिक पे लगा होता है, तो मतलब यहाँ प्रेशर हमारा पी नॉट है, और इस ट्यूब को आपने ऐसे गैस के कंटेनर के साथ जोड़ दिया। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो गैस का प्रेशर है, इस पॉइंट पे जो गैस का प्रेशर है, इस पॉइंट पे गैस का प्रेशर पीजी है। अब आप नोटिस करो बेटा, यहाँ पीजी है तो यहाँ भी हमारे इस पॉइंट पे प्रेशर पीजी हुआ, यहाँ पी नॉट है, और ये हाइट हमने मेजर कर ली। तो पीजी किसके बराबर होगा, पी नॉट प्लस रो जी एच, पीजी इज पी नॉट प्लस रो जी एच, खत्म। तो आपके पास एक ट्यूब होती है जहां पे ऐसे स्केल में नंबरिंग लगी होती है, तो आपने बेसिकली इस हाइट को मेजर कर लिया, तो पी नॉट प्लस रो जी एच करके आपने गैस के प्रेशर को मेजर कर लिया, ठीक है। अच्छा, कई बार पीजी माइनस पी नॉट को हम गेज प्रेशर बोलते हैं, तो गेज प्रेशर रो जी एच होता है, ठीक है, मैनोमीटर में, ये बात याद रखना। बाकी यार हाइड्रोलिक लिफ्ट इसके अंदर आ जाती है। हाइड्रोलिक लिफ्ट का कंसेप्ट बड़ा प्यारा और फेमस सा कंसेप्ट है कि आपका पास्कल लॉ के ऊपर बेसिकली ये बेस्ड है कि अगर मान लो इधर एरिया A1 है ना, इधर हमारा जो एरिया है वो हमारा A1 है, और इधर जो हमारा बेटा एरिया है वो ज्यादा है, दैट इज मेरे बच्चों A2, वो एरिया हमारा A2 है ना, लिखा हुआ है यहाँ पे। तो पास्कल लॉ ये बोलता है कि कहीं पे भी तुमने जो प्रेशर लगाया है, हर जगह वो सेम प्रेशर आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इधर जो प्रेशर है वो है F1/A1, और इधर जो प्रेशर फील होगा हमें वो होगा F2/A2। तो अगर मान लो इधर एरिया ज्यादा है हमारा, A2 अगर A1 से बड़ा है, तो अगर ये एरिया ज्यादा है तो हमारी फोर्स F2 भी F1 से बड़ी होगी। तो आपने कई बार नोटिस किया होगा कि हाइड्रोलिक लिफ्ट से आप बेसिकली सिंपल अपने पैरों से आप बस क्लच को दबाते हैं और उधर से दूसरी तरफ से गाड़ी ऊपर उठ जाती है, ठीक है ना। तो ये हमारा हाइड्रोलिक लिफ्ट का एक्सपेरिमेंट है बेसिकली, है ना, पास्कल लॉ के ऊपर बेस्ड है। F1/A1 = F2/A2। सवाल बहुत सीधा आता है, तुम्हें F1, A1, F2 गिवन होगा, A2 पूछ लेंगे, 4 चीजें हैं, 3 देके चौथी निकलवा ली जाएगी, ठीक है। ओ यार हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बायोन्सी के अंदर, ध्यान से सुनना जो आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना बच्चों। देखो यार, अगर आप, अब जो मैं बताने वाला हूं ध्यान से सुनना, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड के अंदर इमर्स करते हैं, कुछ पार्ट जो है मेरे बच्चों उसका अंदर होगा और कुछ पार्ट उसका बाहर होगा, ठीक है, मानते हैं इस बात को। ये जो पार्ट हमारा अंदर है, इस अंदर वाले वॉल्यूम को हम बोलते हैं VI। व्हाट इज VI? VI इज इनसाइड वॉल्यूम ऑफ बॉडी, है ना, ये बॉडी का वो वॉल्यूम है जो लिक्विड के अंदर है, ठीक है। और इसे हम ये भी बोल देते हैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। बड़ी सीधी सी बात है यार, जब कोई चीज पानी के अंदर जाएगी तो उस अपनी जगह बनानी है ना इसने अंदर जाके, तो वहां से वाटर को हटाना पड़ेगा। तो कितना लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, वो वही होता है जो बॉडी का वॉल्यूम अंदर होता है। अगर मान लो ये पूरी बॉडी हमारी अंदर आ जाए, तो जितना टोटल वॉल्यूम बॉडी का है उतना ही लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है। तो जब कोई भी चीज बेटा हमारी लिक्विड के अंदर जाती है, लिक्विड कुछ उस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, और मान लो अगर ये पूरी अंदर चली जाए, कुछ नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। नेट फोर्स बेटा हमारी हमेशा ऊपर की तरफ मिलती है। तो ये बात याद रखना, जो बायोंड फोर्स होती है, मैंने लिख रखा है यहां पे, वो हमारी नेट अपवर्ड फोर्स होती है, ठीक है ना। अगर आप मान लो इस पूरी बॉडी को मैं नीचे ले जाऊं, अंदर तक ले जाऊं, तो फ्लूइड ऊपर से भी प्रेस करेगा, नीचे से भी करेगा। अब नीचे प्रेशर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से नेट फोर्स ऊपर को आती है। तो बायोंड फोर्स अपवर्ड फोर्स नहीं होती, जो नेट फोर्स ऊपर होती है। मान लो अगर मैं आपसे एक केस लूं, ठीक है ना, एक सेकंड के लिए छोटी छोटी बातें हैं, समझ लो। मान लो ये हमारा एक बॉडी है, यार कहां गया मैं,
बच्चों मान लो ये हमारा एक बॉडी है, ये हमारा एक बॉडी है मेरे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, है ना। आपने इधर से दबाया, लिक्विड के अंदर जब आप ले गए, तो जब अंदर ले गए तो बेटा मेरी बात को समझ रही हो, नीचे प्रेशर ज्यादा होता है, तो ऊपर वाली फोर्स भी है नीचे वाली भी है, तो नेट फोर्स जो है वो अपवर्ड की मिलेगी। नेट अपवर्ड फोर्स जो होती है इससे मेरे बच्चों हमारी बायोंड फोर्स कहा जाता है। ये बात की क्लैरिटी होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो बायोंड फोर्स इज द नेट अपवर्ड फोर्स बाय द लिक्विड। अब ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है ना समझने में। इसका आर्किमिडीज ने बहुत सिंपल सा फॉर्मूला दिया था, इट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। तो एक बॉडी जब पानी में जाती है, जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट, तो वेट होता है mg, वेट होता है mg, वेट होता है mg, और मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो जो लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट लेना है, तो वॉल्यूम भी डिस्प्लेस लिक्विड का लेंगे, तो वो किसके बराबर होगा, vi, जो इनसाइड वॉल्यूम है बॉडी का, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, है ना। तो लिक्विड का वेट, तो मतलब मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो डेंसिटी हमें लेनी है लिक्विड की, वॉल्यूम हमें लेना है इनसाइड वॉल्यूम ऑफ बॉडी। तो VI rho L G, VI rho L G, ये मेरी बात को समझ रहे हो। और अगर मान लो ये बीकर ऊपर एक्सेलरेट कर लो तो इफेक्टिव ग्रेविटी G प्लस ही हो जाएगी, अगर नीचे एक्सेलरेट कर लोगे तो इफेक्टिव ग्रेविटी G माइनस ही हो जाएगी। तो बायोंड फोर्स में इफेक्टिव ग्रेविटी भी हम लेते हैं अगर एक्सेलरेटेड केसेस कुछ कॉम्प्लिकेटेड अगर आपके सामने आ जाए, ठीक है जी। तो मोटी मोटी बात बायोंड फोर्स का जो फॉर्मूला है बेटा वो आपके सामने मैंने क्लियर कर दिया है। अब मैं अगर आपके सामने बेटा दो केसेस बताऊं, जो दो केसेस जो स्टैंडर्ड सबसे ज्यादा केसेस फेमस हैं वो ये हैं कि अगर कोई बॉडी हमारी फ्लोट कर रही है तो उसका मतलब यह है कि बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है, जैसे आइस वुड। अब इस केस में जो वॉल्यूम हमारा अंदर होगा, जो वॉल्यूम हमारा अंदर होगा अपॉन टोटल वॉल्यूम, है ना, इनसाइड वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, इनसाइड वॉल्यूम VI अपॉन टोटल वॉल्यूम, इसकी जो रेशो होती है ये डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड के बराबर होती है। अगर आप मुझसे पूछना चाहो तो मैं एक सेकंड में प्रूव कर देता हूं। देखो यार, इस पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एक इसका वेट होगा mg और एक इस पे नेट फोर्स ऊपर को लग रही होगी b, और अगर बॉडी फ्लोट कर रही है तो b mg के बराबर है, तो b हमारा mg के बराबर है, ठीक है जी। अब बायोंड फोर्स कैसे लिखोगे, सोच के देखो। सर जो बॉडी का वॉल्यूम अंदर है वो है VI, तो जितना बॉडी का वॉल्यूम अंदर है ना, तो इतना ही लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ होगा, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड कर दूंगा, इतना मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है, इनटू जी कर दूंगा तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज बेसिकली बायोंड फोर्स। और m जो है वो क्या होगा, पूरी बॉडी का मास क्या होगा, टोटल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू जी। अब आप इसी इक्वेशन को बेटा थोड़ा सा रीअरेंज करें, देखो जी से जी कट गया, ये देखो VI बाय VT इज बेसिकली रो बी बाय रो एल, ये बेसिकली यही वाला फॉर्मूला आपका बन जाएगा, VI बाय VT इज इक्वल टू रो बी बाय रो एल, ठीक है। आई बात समझ में, आई बात समझ में, जल्दी बताओ। तो सवाल ऐसे आते हैं, एक बॉडी की डेंसिटी 0.7 है, वाटर की 1 होती है ना, कितना परसेंट अंदर बॉडी डूबी होगी, तो इनसाइड वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इज रो बी बाय रो एल, मतलब 7.7, 70% बॉडी अंदर होगी, 30% बाहर होगी। कभी कभी आइसबर्ग, टाइटैनिक फिल्म में यही तो हुआ था, आइसबर्ग हमें दिखता है ऊपर छोटा दिखता है, 90% वो अंदर है। अगर आइस की डेंसिटी 0.9 है, 90% वो अंदर है, 10% ही बस बेसिकली वो आपको बाहर फ्लोट किया हुआ दिख रहा है। और अगर मान लो आपकी डेंसिटी बॉडी की ज्यादा है, आपकी डेंसिटी बॉडी की ज्यादा है लिक्विड की डेंसिटी से, तो उस केस में बेटा बॉडी सिंक हो जाती है ना। तो जब सिंक होगी तो अंदर पानी में एक्सेलरेट करेगी, और उसकी जो एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला याद रखें, G इंटू 1 माइनस रो एल बाय रो बी। क्या फॉर्मूला है, G इंटू 1 माइनस रो एल बाय रो बी। ये फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। अगर आप मुझसे पूछो कैसे निकल के आया, mg माइनस बायोंड फोर्स इक्वल टू ma, तो उसी को थोड़ा रीअरेंज करके देख लेना, G इंटू 1 माइनस रो एल बाय रो बी, ठीक है। बहुत सारे सवाल आपको इसके ऊपर मिल जाते हैं। अब बेटा हाइड्रोडायनामिक्स में अगर मैं आपको बताऊं, मल्टीपल केसेस आते हैं और बिल्कुल ही हमें टू दी पॉइंट फ्लूइड्स को बेटा दिमाग में रखना है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर बहुत सारे केसेस आते हैं। सबसे पहले तो यार देखो यार, अगर एक कोई पाइप है आपकी, इधर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, इधर A2 है, इधर वेलोसिटी क्रॉस सेक्शन में अब डायनेमिक है, आपका चल रहा है, फ्लो है ना, और इधर वेलोसिटी V1 है, इधर वेलोसिटी हमारी V2 है। तो सबसे पहली बात बेटा आपको ये बात पता होनी चाहिए, जो हमारा वॉल्यूम रेट है dV बाई dt, वो एक्चुअली में एरिया इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है, वो एरिया इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है, ठीक है। अगर कोई जानना चाहता है तो एक सेकंड में प्रूव कर सकते हो।
अगर मैं यहां पे मान लो एरिया किसी भी मूवमेंट पे ले लूं ए, एरिया ले लूं ए, ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है, और अगर मान लो यहां पे मेरी वेलोसिटी है v, तो टाइम t में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा v dt, है ना। जो वेलोसिटी होती है वो होती है dx by dt, तो dt टाइम, अगर वेलोसिटी v है तो dt टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा v dt, ऐसे dt टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा यहां भी v dt। तो अगर आप थोड़ी सी भी बुद्धि लगाएं, इस दौरान जो वॉल्यूम हमने स्वाइप किया, ये जो वॉल्यूम है हमारा, ये जो बीच में जो वॉल्यूम आ रहा है, ये जो वॉल्यूम हमने स्वाइप किया ये हुआ हमारा लेट्स से dv, तो वॉल्यूम होता है हमारा एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया इंटू लेंथ, लेंथ हमारी v dt है। तो मेरी बात को समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो dt को इसके नीचे ले आओ तो बन गया dv by dt, मतलब वॉल्यूम पर सेकंड, वॉल्यूम रेट क्या होता है, dv by dt इज वॉल्यूम रेट, तो कितना वॉल्यूम हमारा बह रहा है पर सेकंड, ये होता है एरिया इंटू वेलोसिटी के बराबर, और ये कांस्टेंट होता है, इसे हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। लॉजिकल है ना यार, अगर इस क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में 4 लीटर वॉल्यूम अंदर आया तो यहां से 4 लीटर निकलेगा तभी वो अंदर एंटर कर पाएगा। लॉजिकल है ना, भीड़ है तो किसी के आने की, तो जीवन का नियम है ये फिजिक्स का नियम नहीं है, ये जीवन का नियम है, किसी की आने की एंट्री तब होगी अगर कोई आगे से जाएगा। तो ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लाइफ है बेटा। साइंस लाइफ के बारे में बहुत सिखाती है, मानते हो कि नहीं मानते हो, जल्दी बताओ, और जल्दी बताओ मेरे टमाटरों। ये जो साइंस है ये आपको जीवन के बड़े बड़े उद्देश्य सिखाती है बेटा, बड़े बड़े लेसन सिखाती है। सबसे बड़ा लेसन है ये कॉन्टिन्यूटी भैया कोई आएगा तब अगर उतने ही रेट से कोई निकलेगा। चल रही है, लोग आ रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, चल रहा है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो भैया a1 v1 इक्वल टू a2 v2, ठीक है। तो अगर ये कांस्टेंट होता है रेट, तो एक तो बस हाइड्रोडायनामिक्स में बस 2 इक्वेशंस हैं, एक a1 v1 इक्वल टू a2 v2, दूसरी इक्वेशन बेटा बर्नौली की है। तो देखो यार, अगर इस क्रॉस सेक्शन की हाइट हमारी सरफेस से, ग्राउंड से h1 है और यहाँ पे प्रेशर p1 है, इस क्रॉस सेक्शन की हाइट सरफेस से h2 है और यहाँ पे जो मेरे बच्चों प्रेशर होगा वो हमारा p2 है। तो बस ये बात याद रखना, p प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, इन तीनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि P1 प्लस रो जी एच 1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी एच 2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, इसका जो प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट है। अब इसको ना मैं आपको सच बताऊं तो इसमें वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स सबसे फेमस है। अगर आपको सवाल आएगा तो ये सवाल आएगा, ठीक है, कि यार एक हमारा बीकर है, ये एक्चुअली न्यूमेरिकल है, बेसिकली कंसेप्ट नहीं है। हमने एक बीकर में यहां पे छेद कर दिया सरफेस से h डेप्थ पे, ये h जो है ये हाइट नहीं है, ये डेप्थ है, तो h डेप्थ पे छेद कर दिया, तो वहां से जब पानी बाहर निकलेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा ये होता है हमारा √2gh, बस ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है √2gh। कैसे निकला, बर्नौली इक्वेशन लगा के निकला। आप निकालना चाहते हैं, मैं निकालना दिखा देता हूं। अब टेक्निकली मेरे बच्चों देखो, यहां से एक्चुअली में देखो ये हमारा एरिया है कंटेनर का, अब इसे एक पाइप की तरह ट्रीट करो, है ना। आओ मैं आपको सामने करके दिखा देता हूं, इसे पाइप की तरह ट्रीट करो। इधर हमारा एरिया है a1, अच्छा एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट, मतलब जहां एरिया ज्यादा वहां वेलोसिटी कम। तो आप इसे ऐसे समझ लो कि यार यहां पे जो सरफेस होगा, नीचे जो आ रहा है पानी, उसकी वेलोसिटी लगभग 0 है, उसकी वेलोसिटी लगभग 0 है। और प्रेशर यहां पे कितना है, प्रेशर हमारा एटमॉस्फेयर का है P0। तो अगर मैं आपके सामने बर्नौली इक्वेशन लिखूं तो वहां प्रेशर है P0, और अगर मान लो ये मेरा रेफरेंस है, रेफरेंस से h हाइट पे हो तो प्लस बेटा रो जी एच, काइनेटिक एनर्जी मेरे बच्चों वहां पे कितनी है, 0, है ना। यहाँ पे सरफेस की जो वेलोसिटी है वो हमारी 0 है, इक्वल टू यहाँ पे प्रेशर, अब देखो ये छेद किया है तो यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है P0 इक्वल टू P0 प्लस मेरे बच्चों, क्योंकि ये रेफरेंस है तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 होगी और काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी स्क्वायर होगी। जल्दी बताओ, बात समझ में आ रही है। बर्नौली लगाई है, कुछ नहीं किया, है ना। यहां पर भी प्रेशर P0 है, यहां पर भी प्रेशर P0 है, ठीक है मेरे बच्चों। तो वही मैंने किया P0, और मान लो ये रेफरेंस है, ये जो पॉइंट है हमारा यही हमारा रेफरेंस है, इसे ग्राउंड बोल दिया, तो ये तो ग्राउंड वाला पॉइंट है, तो h तो 0 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वाला फैक्टर 0 हो गया, वहां पे हमारा रो जी एच हो गया। यहाँ वेलोसिटी 0 मान लेते हैं क्योंकि ये एरिया ऑफ बीकर बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू एरिया ऑफ होल, तो यहाँ वेलोसिटी 0 होगी, यहाँ वेलोसिटी आपकी v होगी। तो बस आप देखो P0 से P0 कट गया, रो से रो कट गया, तो वेलोसिटी को सॉल्व करना, ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा √2gh।
अब इसके आगे जो भी तुम स्क्रीन पे देख रहे हो वो काइनेमेटिक्स है, वो फ्लूइड्स नहीं है। तो यहाँ पे जो फ्लूइड है खत्म हो गया। अब एक बॉल को √2gs वेलोसिटी से आपने थ्रो किया है, तो मेरे बच्चों उसकी जो रेंज होगी, है ना, ये जो रेंज होगी इसकी वैल्यू जब आप बेटा थोड़ी सॉल्व करेंगे, ये काइनेमेटिक्स वाला हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, तो वो जो रेंज है वो इसके बराबर निकल के आती है, √2 स्मॉल h कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो ये कैपिटल H है, ये मेरे बच्चों स्मॉल h है, ठीक है ना, ये स्मॉल h है, तो ये स्मॉल h है, तो ये वैल्यू निकल के आएगी हमारी रेंज की 2 स्मॉल h कैपिटल H माइनस स्मॉल h। और इसका मैक्सिमा हमें तब मिलेगा अगर h हमारा h/2 पे हो, ठीक है ना। तो अगर बेसिकली ये अंदर फंक्शन h मान लो वेरिएबल है, स्मॉल h वेरिएबल है, तो कहां पे छेद किया जाए जिससे हमारा रेंज मैक्सिमम हो, तो वो h/2 पे आएगा। जैसे हमारा 0 से 90 डिग्री में प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम रेंज 45 पे मिलता है मिडल में, वही वाला हिसाब है। अगर इसको बिल्कुल तुम मिडल में करोगे तब हमारा सबसे दूर जाके पानी गिरेगा। और डेफिनेटली दो ऐसी हाइट्स होंगी, दो ऐसी डेप्थ होंगी, एक h1 डेप्थ है, एक h2 डेप्थ है, जहां पे हमें सेम रेंज मिलेगी, बिल्कुल काइनेमेटिक से आगे फ्लूइड्स है ही नहीं है। तो h1 प्लस h2 हमारा बेसिकली जब h के बराबर है, कंडीशन ये होनी चाहिए, है ना, जैसे एक थीटा दूसरा 90 माइनस थीटा पे सेम रेंज है, तो अगर एक हमारा h1 है दूसरा हमारा h2 है, तो h1 प्लस h2 हमारा 10 के बराबर होना चाहिए। इसे ऐसे भी समझ सकते हो, h2 जो है वो कैपिटल H माइनस h1 है, ठीक है। जैसे एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा है, तो अगर एक h1 है तो दूसरा h माइनस h1 है। तो मान लो ये डेप्थ टोटल हमारी जो है ये हमारी 10 मीटर है, ठीक है। तो हमने पहला छेद 3 मीटर पे किया, तो दूसरा छेद कहां पे करें, सरफेस से 7 मीटर पे, जिससे सेम रेंज हो। अगर पहला 2 मीटर पे किया तो दूसरा 10 माइनस 2, समझ गए, 8 मीटर पे करोगे डेप्थ पे, तो हमारा सेम रेंज आएगा। तो ऐसे सवाल आपके बन जाते।